हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो पर और देखिए कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों और इसके प्रशासन का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर अथवा में यह रह सकता है कि गुलाम वंश के शासन प्रशासन का वर्णन करिए। गुलाम वंश के शासन प्रशासन का वर्णन करिए या फिर दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इसको आंसर को हम लोग अब देखते हैं। आंसर है, पहले को देख लेते हैं कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। मोहम्मद गौरी के बारे में पता ही होगा कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया। अब मोहम्मद गौरी का ही ये क्या था, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। तो जैसे कि मोहम्मद गौरी मर गया तो उसका गुलाम शासक बन गया, वहाँ का शासक बन गया। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, ये 5 राजवंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। इसके अलावा लोधी वंश था, 1 2 3 4 या 5। ठीक है, इस तरह से कुल पाँच वंशों ने दिल्ली पर शासन किया था। तो देख चलते हैं, एक एक करके हम सारे शासनों को देखते हैं और किसने शासन किया और कितने समय तक शासन किया वो सभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला शासक जो रहा दिल्ली में तो वो था गुलाम वंश। ठीक है, क्योंकि नाम से कुछ अलग पता चल रहा है कि गुलाम वंश, तो ये मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसकी स्थापना की थी। तो इसका शासनकाल कब रहा था, तो 1206 से शुरू होकर 1339 तक गुलाम वंश का शासक रहा था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था तो इसलिए उसका शासन का नाम भी गुलाम वंश रखा गया। गुलाम वंश को मामलुक वंश के भी नाम से भी जाना जाता था, मामलुक वंश। ठीक है, मामलुक एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, उसको कहा जाता है मामलुक, यानी गुलाम वंश को मामलुक भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन जो थे जब शासक बना तो उसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। ठीक है, लाहौर को अपना राजधानी बना, अपना राज्य का। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ये जो कुतुब मीनार आज हम देखते हैं ना दिल्ली में, तो उसका जो काम शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसके नाम पे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये जो नाम देख रहे हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, पूरा नहीं करवाया था। देखिए आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ कुतुब मीनार का निर्माण को शुरू करवाया था, बाकी में अलग शासक ने वो पूरा करवाया था, इल्तुतमिश में पूरा करवाया था। ठीक है, इसने दिल्ली में एक मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। ठीक है, दिल्ली में एक मस्जिद को भी तोड़कर मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया था। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। देख, ठीक है, और राजस्थान में अजमेर में है कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसको भी तोड़कर वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद भी बनाया था। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश वहाँ का शासक बनता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक था और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया, कि उसने गुलाम वंश के प्रशासन में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, बहुत बढ़िया भूमिका निभाया था। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो अपना राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर बनाया था। जैसे ही इल्तुतमिश शासन बना तो लाहौर से अपना राजधानी को फिर से दिल्ली में लेकर आ गए। ठीक है, स्थानांतरित कर लिया था। आगे देखते हैं, इसके अलावा गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक गयासुद्दीन बलबन था। इल्तुतमिश के बाद नया शासक कौन बना था, वो बलबन था। बलबन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं में उसने रक्त और लोह की नीति नीति उसका राजस्व सिद्धांत, मंगोलों की रक्षा करने में उसकी रणनीति और अपने दरबार में फारसी प्रथाओं का प्रचलन इत्यादि शामिल है। ये जो बलबन रहा था, कि बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाया था। ठीक है, और उस अपने राज्य को मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करने में सफल रहा था। तो ये हमने पूरा तरह से देख लिया कि गुलाम वंश के बारे में। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर रहा इल्तुतमिश, उसके बाद बलबन रहा। तो जैसे ही गुलाम वंश के खत्म हो गया तो गुलाम वंश के बाद जो वहाँ पर शासन किया वो था खिलजी वंश ने। जो खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक वहाँ पर शासन किया था। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है,
जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो कब किया था? तो वो 1290 में, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय अनेक मंगोल आक्रमण हुए थे, जिसका उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक था, वहाँ पर राजा था, तो जो मंगोल ने बहुत लूटने की कोशिश की, बहुत बार आक्रमण किया, लेकिन हर आक्रमण को इसने अलाउद्दीन खिलजी ने असफल कर दिया। उसका पूरी तरह से डटकर मुकाबला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के दौरान एक हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। देखिए, उस समय एक हिजड़ा को मलिक काफूर को उसने खरीदा था। देखिए, एक आदमी को उसने खरीदा था, सोचिए, और उससे अपने सेनापति बना लिया था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के पहले सफल अभियान का नेतृत्व किया था। जो दक्षिण में था, दक्षिण पर आक्रमण किया था उसने, और उस अभियान का नेतृत्व किया था, वहाँ के शासक को हराया था। अलाउद्दीन खिलजी का विभिन्न उपलब्धियों में से बाजार नियंत्रण प्रणाली भी एक विशिष्ट उपलब्धि है। जो सबसे बड़ा अगर अलाउद्दीन खिलजी का जाना जाता है, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जाना जाता है, क्योंकि बाजार को नियंत्रित करने के लिए इसने बहुत बड़े बड़े और अच्छे कदम उठाए थे। ठीक है। तो हमने ये देख लिया खिलजी वंश के बारे में। आगे जो उसने शासन किया, नया शासक आया था, वो था तुगलक वंश। तुगलक का शासन 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। वहाँ के संस्थापक कौन थे तुगलक वंश के? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। इसने किसानों के प्रति उदारता दिखाई, यानी किसानों के प्रति दया का भाव दिखाई। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बढ़ाई गई भू राजस्व की दरों को उसने कम कर दिया था। जो भू राजस्व भूमि को लेकर जो कर देना पड़ता था पहले, जितना कर था उससे उसने कम कर दिया था। कर कम कर दिया तो किसानों को भलाई हो गया। सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला यह प्रमुख सुल्तान था। पहले सुल्तान था। ठीक है। इसने सबसे पहले किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त। ठीक है। उसने क्या कहा? देखिए, दिल्ली अभी दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद तुगलक ने 1325 से 26 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी। दोआब क्षेत्र, यानी दोआब क्षेत्र जो होता है, जो दो नदियों के बीच का जगह होता है, दोआब क्षेत्र, और वहाँ पर उसने टैक्स में वृद्धि कर दिया था। उसने 1320 ईस्वी में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। 1320 में देवगिरी को अपना नया राजधानी बनाया। फिर 1329 ईस्वी में उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है। एक नया सिक्का भी चलाया, नया मुद्रा भी चलाया था इसने। 1332-34 ईस्वी के दौरान उसने खुरासान का अभियान किया था, और इसी अवधि के दौरान उसने कराचीन का अभियान भी किया था। तो ये इस तरह से हमने देख लिया कि क्या क्या काम इसने किया था। ठीक है। जो नया अगला जो वंश वहाँ पर शासन किया था, वो था सैयद वंश। सैयद वंश 1914 से लेकर 1451 तक वहाँ पे शासन किया था। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। ठीक है। उसने रेयत आला की उपाधि धारण की थी। और एक अन्य सैयद वंशी शासक मुबारक शाह ने याहिया बिन सरहिंदी नामक लेखक को संरक्षण प्रदान किया था। इस लेखक ने तारीख के मुबारक शाही नामक पुस्तक की भी रचना की थी। यानी क्या कह रहा है कि सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान ने। ये कब किया था? तो 1414 में किया था। ठीक है। और उसने क्या किया था कि एक लेखक थे याहिया बिन सरहिंदी, उसको संरक्षण प्राप्त किया, अपने दरबार में रखा था। और उसी ने एक किताब लिखा था जिसे तारीख मुबारक शाही कहा गया। ठीक है। अगला वंश जो था दिल्ली में शासन किया था, वो था लोधी वंश, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक उसने शासन किया था। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया था। बहलोल लोधी एक अफगान था, यानी कि अफगानिस्तान से आया हुआ था। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान बनता मैंने शासक था। यहाँ पे शासक था, यानी कि पहले जो दिल्ली में जो पहला अफगानिस्तान का शासक था, वो था यही बहलोल लोधी। ठीक है। उसके द्वारा इसके बाद जब बहलोल लोधी के बाद वहाँ पर शासक कौन बना? तो वह सिकंदर लोधी शासक वहाँ पे बना। ठीक है। सिकंदर लोधी ने अपनी अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया, यानी कि अपने गुप्तचर विभाग, खुफिया विभाग को उसने मजबूत किया, ताकि पूरे राज्य से खुफिया जानकारी हासिल किया जा सके। वह गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। फारसी के बहुत बड़े कवि थे, और अलग अलग कविताएं भी इसलिए शौक में रहता था। ठीक है। सिकंदर लोधी ने भूमि की पैदाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक माप का आरंभ किया था। ठीक है। भूमि गजे सिकंदरी से जमीन को, किसानों को जो जमीन होता था उसका मापी करने के लिए एक नया तकनीक लाया था, जिसका नाम था गजे सिकंदरी। उसी से किसानों के भूमि को नाप कर और उसी के अकॉर्डिंग उससे कर की वसूली भी की जाती थी। ठीक है।
तो ये आज के वीडियो में हमने पूरी तरह से ये देख लिया कि दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों ने वहाँ पर राज किया था और उसने उसने क्या क्या काम किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।